नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक शर्मा और चेतन भारत लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा लोक सेवा आयोग में आने वाले हिंदी के प्रश्न पत्र की तरफ। दोस्तों, हम यदि बात करें तो जैसे आपको दिख रहा है हिंदी और हिंदी निबंध, मतलब हम हिंदी व्याकरण की बात करने वाले हैं और हिंदी निबंध के हर एक आयामों की बात करने वाले हैं। उसकी प्रस्तावना को समझेंगे, उसके मुख्य विषय वस्तु को समझेंगे और लास्ट में अंतिम में हम बात करेंगे उसके उपसंहार की, उसके निष्कर्ष की या उसके कंक्लूजन की। तो हमें हिंदी व्याकरण को समझने के लिए या हिंदी निबंध को समझने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है, उनकी जो है वो क्या क्या डिमांड होती है, उन सारी चीज़ों को जो है वो आज हम समझेंगे। देखिए, एक बात बहुत अच्छी तरीके से साफ कीजिएगा कि हम जब बात करते हैं किसी भी विषय को पढ़ने के लिए या सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, तो हमें उसका सबसे पहले रास्ता तय करना होता है, उसकी प्लानिंग करनी होती है, उसके सिलेबस को जानना होता है। जब हम सिलेबस को, उसके पाठ्यक्रम को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, तब हमें पता चलता है और तब हमें ज्ञात होता है कि हमें किस तरीके से उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या नहीं पढ़ना है, हमें क्या प्राप्त करना है और क्या परित्याग करना है, इनके बारे में भी हम चीज़ों को समझेंगे, तभी हम आगे जो है वो उसके बारे में जान पाएंगे। ठीक है, तो आज की जो कक्षा होगी उसमें हम बात करेंगे हमारे सिलेबस अर्थात पाठ्यक्रम के बारे में। पाठ्यक्रम को समझेंगे, एक एक चीज को क्लियर समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बात और हम यहां पर ध्यान रखेंगे कि यहां पर हिंदी व्याकरण है और हिंदी निबंध है, इसमें साहित्य वाला जो है वो कोई भी भाग देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि यदि हम सोचते हैं कि यहाँ पर कोई हमें उसका भाग देखने को मिलेगा, साहित्य का, कि रचना याद करनी है, रस छंद अलंकार याद करने हैं, तो नहीं। इसलिए तो आज हमारी जो पहली क्लास है, जो प्रथम जो कक्षा है, उसमें हम सिलेबस को जान लेंगे और उसके इतर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। सिलेबस के ही अनुसार आपको सारी बातें जाननी है, समझनी है, जो कि हम आगामी कक्षाओं में आपको जो है वो देने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। चलिए जानते हैं सिलेबस के बारे में। यदि हम सबसे पहले बात करें तो यहां पर आपको जो है वो हमें पता चल जाता है कि हमारे कितने नंबर का है, कितने अंकों का है। तो आपको 100 अंक देखने को मिल जाएंगे और 3 घंटे का ये जो है वो आपका प्रश्न पत्र होता है, ये पेपर होता है। आगे हम बात करें तो हमारा जो पहला आपका प्रश्न आने वाला है वो आने वाला है अनुवाद से। ठीक है, अनुवाद अर्थात ट्रांसलेशन। मैं अंग्रेजी का प्रयोग इसलिए भी करते जा रहा हूं क्योंकि आपको चीजें यदि समझ में नहीं आ रही हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में आ जाए, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं दोनों का ही प्रयोग जहां तक लगता है, हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग करना, मैं दोनों का करता जाऊंगा, तो आपको समझने में थोड़ी सी सरलता हो जाए, थोड़ा सा वो जो है वो आपको ईजी हो जाए। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि हिंदी में अनुवाद कीजिए, मतलब आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपको जो है वो एक गद्यांश दिया जाएगा, जिसको आपको जो है वो किस में अनुवाद करना है, आपको हिंदी में अनुवाद करना है, ट्रांसलेट करना है। एक बात हमें पता होगी कि एक जो है वो स्रोत भाषा होती है और एक जो है वो लक्ष्य भाषा होती है। स्रोत भाषा का मतलब होता है जिस भाषा में रहते हुए हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी होती है लक्ष्य भाषा, मतलब जो जिस भाषा का प्रयोग जिस भाषा को ट्रांसलेट करने में हो रहा है, तो वो आपका हो जाएगा लक्ष्य भाषा। तो ये जो अभी लिखी हुई है ये स्रोत भाषा है। ठीक है, क्योंकि अभी जो हमें पैराग्राफ या हमें गद्यांश देखने को मिल रहा है ये अभी आपका इंग्लिश में है, अंग्रेजी में है। लेकिन जब आप इसे जो है वो ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद करेंगे, तो हिंदी में करने के लिए बोला, देखिए हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो वो लक्ष्य भाषा हो जाएगी। तो हम चीजों को बहुत डिटेल से समझने वाले हैं कि कहां पर किसका प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात हमारे सामने ये और देखने को मिलती है कि जब हम बात करते हैं कि हमें अनुवाद कैसे करना है, किस प्रकार में करना है, तो अनुवाद के भी कई प्रकार होते हैं।
भावानुवाद होता है, शब्दानुवाद होता है, अर्थवानुवाद होता है, समन्वयानुवाद होता है, अलग अलग जो है वो अनुवाद होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं शासकीय जो एग्जाम होते हैं, जो परीक्षाएं होती हैं, उनमें आपको किस प्रकार का अनुवाद किया जाना चाहिए, तो वहां पर किया जाना चाहिए शब्दानुवाद। शब्दानुवाद का मतलब क्या है? हर एक शब्द के लिए हर एक ट्रांसलेशन या अनुवादित शब्द बना हुआ है, ठीक है, तो हमें उस ही शब्द का प्रयोग करना है। जैसे यदि हम बात करें मॉडर्न, यहां पर मॉडर्न शब्द दिया गया है, तो मॉडर्न अभी अंग्रेजी में लिखा हुआ है। अब जब आप इसे ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी में करेंगे, अनुवाद करेंगे, तो आप वहां पर यदि आजकल लिख देते हैं तो वो वहां पर प्रभावी नहीं होगा, ना कि शब्दानुवाद के इर्द गिर्द घूमेगा। आपको वहां पर आधुनिक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर दिया है तो एग्रीकल्चर के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग, बहुत सारे लोग किसानी बोलते हैं, बहुत सारे लोग खेती बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में उस शब्द के लिए एक शब्द, हमें विशिष्ट शब्द मिलता है और वो है कृषि। तो हमें हमारी शब्दकोश को, हमारे वोकैब को बहुत बेहतर करना होगा, जिससे होगा क्या कि हमें वो जो शब्द प्रयोग में लाए जाने हैं, अनुवाद किए जाने हैं, वो आपको वहां पर बेहतर आप उसे जमा सकते हैं, पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं, और वो बेहतर रूप से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अब बहुत सारे साइंटिफिक, जैसे साइंटिफिक के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो साइंटिफिक के लिए वैज्ञानिकता कर सकते हैं, तो हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे और हम ये जानेंगे कि हमें किस तरीके से करना है। लेकिन आप लोगों का जो है वो इसमें सहयोग ये चाहिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शब्दकोश को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब को पढ़ें, क्योंकि आपको ये जो आपको विषय देखने को मिल रहा है, ये कोई अलग मतलब विषय नहीं है, भाषाई विषय है। ठीक है, ये एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, और जब हम भाषा की बात करते हैं तो उससे जुड़े हुए आपको शब्दकोश को आपको पढ़ना पड़ता है। अंग्रेजी की बात करें तो आपको अंग्रेजी वोकैब को अच्छा करना होता है, हिंदी की बात करें तो हिंदी के वोकैब को आपको अच्छा करना होता है, शब्दकोश को बेहतर करना होता है। जब आप उसको बेहतर कर लेंगे तब आपका जो है वो यहाँ पर अनुवाद बहुत अच्छा होगा और ट्रांसलेट हम कह सकते हैं करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो यहां पर आपको करना है सॉइल। सो सॉइल के लिए हम बहुत सारे लोग मिट्टी का प्रयोग करते हैं, हम उसकी जगह मृदा का प्रयोग कर दें तो वो थोड़ा सा और बेहतर बन जाएगा और अंक जो है वो आपको काफी अच्छे मिल जाएंगे। यदि मैं बात करता हूं तो ये इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब 15 नंबर का दिया हुआ है, 15 नंबर का दिया हुआ है, शब्दानुवाद करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। सेकंड नंबर का जो आपको प्रश्न मिलता है जो कि हमारे सिलेबस में है, और वो है लेटर फॉर्मेटिंग, लेटर राइटिंग, अर्थात प्रपत्र या पत्र लेखन। उसका हमें प्रारूप कैसे बनाना है, उसे हमें लिखना कैसे है, ये हमें जो है वो यहां पर देखने को मिलेगा। अब पत्र जो है वो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, शासकीय पत्र होते हैं, अर्धशासकीय पत्र होते हैं, परिपत्र होते हैं, आदेश पत्र होते हैं, कई सारे होते हैं। एक बार यदि मैं इंग्लिश में कह दूं तो गवर्नमेंट लेटर होते हैं, डेमी गवर्नमेंट लेटर होते हैं, उसके बाद जो है वो सर्कुलर होता है, बाद में आपको ऑर्डर लेटर मिलते हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन मिलता है, अधिसूचना पत्र मिलता है। तो ऐसे कई सारे पत्रों के फॉर्मेट को हमें जानना है। जैसे मैं यहां पर बात करूं तो पैदल पथ से अतिक्रमण हटाए जाने हेतु आयुक्त नगर निगम को एक शिकायती पत्र लिखना है। मतलब यहां पर आपको जो है वो एक ऐसा पत्र का प्रारूप लिखना है, ऐसे पत्र का फॉर्मेट बनाना है जो कि शिकायत पत्र के अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ पर यही देखने वाले हैं कि उसका जो फॉर्मेट होगा, जो उसका प्रारूप होगा, वो हमें किस तरीके से लिखना है। मतलब हमें कहाँ पर जो है वो आगामी शब्द जो है वो प्रारूप को बनाना है, कहाँ पर हमें जो है वो उसके विषय को लिखना है, कहाँ पर हमें जो है वो दिनांक को अर्थात डेट को लिखना है, कहाँ पर जो है वो हमें संलग्न को लिखना है, कहाँ पर हमें संबोधन लिखना है, कहाँ पर हमें मुख्य विषय वस्तु लिखनी है। इसका सभी पत्रों का अपना अलग अलग एक फॉर्मेट होता है। एक छोटे से उदाहरण से आपको बता देता हूं। जैसे जब भी आप शासकीय पत्र लिख रहे होते हैं तो शासकीय पत्र में आप पद को जो है वो आप कह सकते हैं प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप अर्धशासकीय पत्र लिख रहे होते हैं तब आप वहां पर जो है वो किसी व्यक्ति को प्राथमिकता देते हैं। प्राथमिकता उस व्यक्ति के साथ साथ उसकी पद की भी होती है, लेकिन शासकीय पत्र में अर्थात गवर्नमेंट लेटर में आप पोस्ट को ही बताते हैं। जैसे कोई आयुक्त है या कोई निदेशक है या कोई अध्यक्ष है
या कोई जिलाधिकारी है, जो भी है, आप वहां पर मुख्य रूप से पोस्ट को या पद को जो है वो आप प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। तो सबकी अलग अलग जो है वो अपना प्रारूप होता है, फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट को समझने के लिए हमने एक क्लास रखी हुई है, एक कक्षा रखी हुई है, तो जिसमें हम बात करेंगे ही, आगे हम उन चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो हमारा पहला जो है वो शीर्षक या पहला जो है वो अध्याय तो यही हो गया है कि हमें अनुवाद को कैसे समझना है, अनुवाद को कैसे करना है और अनुवाद से कुछ जुड़ी हुई बातों को समझेंगे। मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बताऊंगा कि हमें अनुवाद में टेंस कैसे पढ़ना है, ठीक है, ये तो हम पढ़े हुए हैं और इन चीज़ों को जान सकते हैं, लेकिन इनसे जुड़ी हुई छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, उनको हम जरूर आवश्यक रूप से यहाँ पर पढ़ेंगे और समझेंगे। क्योंकि वो बातें आपको कहीं भी नहीं बताई जाएंगी, जो छोटी छोटी बातें हैं जहां पर आपके अंक काटे जाते हैं। आपको ट्रांसलेट करना बता देंगे कि यहाँ पर आपका कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ पर परफेक्ट टेंस है, यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल है, अपूर्ण वर्तमान काल है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बता देंगे। लेकिन जो छोटी छोटी बातें हैं जहाँ पर आपके नंबर काटे जाते हैं, वहाँ पर ये बातें नहीं बताई जाती। तो हम मुख्य रूप से ये बातें यहाँ पर समझेंगे कि अनुवाद करने में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। दूसरा, मैंने अभी जैसे बताया था कि यहाँ पर प्रारूप लेखन में हम किन बातों के बारे में बात करेंगे, हम उसके प्रारूप पर बात करेंगे कि प्रारूप को किस तरीके से लिखा जाता है, कहाँ पर कौन सी चीज़ों को रखने से, पुट करने से हमारा बेहतर प्रारूप आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है निम्नलिखित अवतरण का सार 1/3 शब्दों में लिखिए। देखिए यहां पर यदि हम बात करें, लिखा हुआ है सार और यहां पर लिखा हुआ है 1/3। जब भी किसी भी गद्यांश का 1/3 सार लिखने की बात करें तो आप एक बात ध्यान रख लीजिए, वो क्या है, वो संक्षेपण है। क्या है? संक्षेपण। संक्षेपण का मतलब होता है कि किसी भी गद्यांश को जब हम 1/3 भाग में रखते हैं और उनसे जुड़ी हुई बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, तब हमारा जो है वो क्या होता है, संक्षेपण होता है। ठीक है, तो यहां पर संक्षेपण को हम जानने वाले हैं। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर सार और संक्षेपण में कोई अंतर है या नहीं है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, सार और संक्षेपण में अंतर है। ठीक है, एक बहुत छोटा सा अंतर हमें देखने को मिलता है, वो जब हम संक्षेपण पढ़ेंगे तब इसको हम जो है वो इस पर परिचर्चा करेंगे, इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं, जब हमने सार की बात की और सार 1/3 शब्दों का आया, तो संक्षेपण की अपनी एक विशेषता होती है। संक्षेपण की अपनी जो है वो एक कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और वो होती है कि उसे हम 1/3 भाग में लिखते हैं। मतलब यदि वो 100 शब्दों का यदि हमें गद्यांश दिया गया तो हम उसे 33 शब्दों में जो है वो कंप्लीट कर देंगे, पूर्ण कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर हमें जो है वो अवतरण का सार 1/3 भागों में लिखना है। इसका मतलब है हमें संक्षेपण लिखना है, और संक्षेपण लिखने की जो अपनी एक कला है, ठीक है, उसे हमें जो है वो लगातार रखना पड़ेगा, निरंतर रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का जो है वो ये प्रश्न होता है कि सर क्या हम इसे 1 महीने में कर सकते हैं? नहीं, संक्षेपण एक लेखन कला है और इसमें लोगों को वर्षों लग जाते हैं। ठीक है, अब वो जो है वो निर्भर करता है, वो डिपेंड करता है उनके अतीत से कि क्या व्यक्ति ने जो है वो लेखन कला में कभी हाथ आजमाया है, क्या व्यक्ति ने जो है वो किसी प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लिया है जो कि लेखन कला से संबंधित थी। तो जब व्यक्ति लिखता रहता है तब उसे चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप हतोत्साहित नहीं होंगे, मैं आपसे जो है वो साझा करने वाला हूँ ऐसे कुछ बिंदु, ऐसे कुछ पॉइंट जहां पर आप लेखन कला को बेहतर कर सकते हैं और सार को लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 1/3 भागों में कैसे लिखना है, किन चीज़ों को आप परित्याग करना है, छोड़ना है, किन चीज़ों को आपको रखना है। क्योंकि एक बहुत कह सकते हैं कि एक आसान सा एक ट्रिक होता है जो लोग हमेशा बताते हैं कि आप एक लाइन लिखो, दूसरी छोड़ दो, तीसरी लिखो, चौथी छोड़ दो। ऐसे में हम संक्षेपण की धज्जियां उड़ा देते हैं, संक्षेपण को बहुत बुरा बना देते हैं। और यहाँ पर यदि हम नंबर की बात करें जो हमें मिलने वाले हैं, तो वो नंबर आपको मिल ही नहीं पाते। 10 नंबर का है, आपको 1 या 2 नंबर देकर वो आपको हटा देंगे। ठीक है, तो हमें
जो एग्जैक्ट, जो बेहतर तरीके से, जो हमारा पूर्ण रूप से जो आपका होगा संक्षेपण, हमें उसकी बात करना है। हमें वहां पर किसी भी तरीके से ट्रिक आजमाने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर हमें अपने मनोविवेक से, हमारी बुद्धिमत्ता से हमें उसका संक्षेपण लिखना है। किस तरीके से हम उसे लिखेंगे, उसके लिए मैं आपके सामने खड़ा ही हूं, और वो हम एक लेक्चर में, हमारे एक जो है वो सत्र में हम उसकी बात करेंगे। आगे बात करें, सरल हिंदी में व्याख्या कीजिए। बचपन में हमने इन चीजों को, या इस कह सकते हैं पद्य को अर्थ में लिखने के लिए, या उनकी व्याख्या करने के लिए, या हम उसे जो है वो स्पष्ट रूप से बताने के लिए काफी हमने चीजों को देखा है। ठीक है, हम जब दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं में थे, तो जब हिंदी हमारे सामने जो है वो देखी जाती थी, आती थी हमारे पाठ्य पुस्तक में, तो उसमें बताते थे, कोई हमें 2-4 लाइनें दे देते थे, 2-4 पंक्तियां दे देते थे, और हमसे कहा जाता था कि इनको जो है वो इनकी व्याख्या कीजिए, सप्रसंग व्याख्या कीजिए, संदर्भ के साथ व्याख्या कीजिए। तो यही बात हमारे इस जो है वो प्रश्न पत्र में आ गई है। तो घबराने की बात नहीं है। पुरानी बातें यदि हमारे जो है वो वर्तमान में आ जाती हैं तो घबराने की क्या आवश्यकता, और अच्छी बात है। ठीक है, तो जो हम इतने समय से करते हुए आए हैं, उन्हीं की बातों को हम यहाँ देखेंगे। तो सरल हिंदी में व्याख्या जब हमें करने के लिए दी जाती है, तो हमें उस बात को समझाना होता है, हमें उस बात को ऐसा रखना होता है जो समझने लायक हो। इसलिए जो है वो इसे करना आसान होता है। सबसे अच्छी बात है, हमें अथवा के रूप में दिया है, ये पसंद आता है तो ये कीजिए, ये पसंद आता है तो ये कीजिए। इसके बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे, हम इसके बारे में परिचर्चा करेंगे कि हमें किस तरीके से इसे लिखना है और हमारी कॉपी में इसे प्रस्तुत करना है। तो बिल्कुल मत घबराइएगा, इसको भी हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम देखने वाले हैं सरल हिंदी में व्याख्या कीजिए। पहले हमें जो भाग दिया गया था, पोर्शन दिया गया था, गद्य या पैराग्राफ दिया गया था, ये जो था वो गद्य में था, गद्य। और एक होता है पद्य। पद्य मतलब होता है पोएट्री, मतलब जिसे गाया भी जा सकता है, जिसे पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, जिसे हम गा भी सकते हैं और जिसे पढ़ भी सकते हैं। और जो हमारा गद्य वाला होता है, जिसे केवल पढ़ सकते हैं, जिसे प्रोज कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोज, और एक होता है आपका पोएट्री। तो इससे पहले हमने गद्य की व्याख्या करने की बात की है, और यहां पर हमने पद्य की व्याख्या करने की बात की है। तो फिर से मैं बता दूं, पद्य जो होता है वो काव्य का एक हिस्सा होता है जिसे हम गा सकते हैं। इसे पढ़ने वाले को जो है, या इसे लिखने वाले को हम कवि कहते हैं, और इसे लिखने वाले को जो है वो हम लेखक कहते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न उठता है कि सर कवि और लेखक में क्या अंतर, क्या कोई अंतर है? तो यदि हम बात करें कि तो सैद्धांतिक रूप से तो जो है वो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही अपनी कल्पना के अनुसार लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें व्यवहारिक रूप से तो इन दोनों में अंतर है। इन दोनों में क्या अंतर है? जो कविताओं को लिखता है वो कवि, और जो लेखों को लिखता है वो लेखक। तो यहां पर आपको दोनों चीजें दी गई हैं। पद्य की व्याख्या करने के लिए भी दिया गया है, गद्य की व्याख्या करने के लिए भी दिया है, और मैं दोनों के बारे में बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इनकी व्याख्या करनी है, हमें समझना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा विलोम शब्द। विलोम शब्द इसे विपरीतार्थी भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे एंटोनिम्स भी कहा जाता है। अब विपरीतार्थी या विलोम शब्द है क्या? तो हम सभी को पता है कि वे शब्द जो किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं वो विलोम शब्द होते हैं। ये एक प्रकार का जो शब्द का एक प्रकार है जो कि अर्थ के आधार पर निकाला जाता है, क्योंकि अलग अलग आधार पर शब्दों के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे मैं उत्पत्ति के आधार पर बात करूं तो तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, और लास्ट में संकर शब्द मिलता है। तत्सम संस्कृत के प्रयोग होने वाले शब्द, तद्भव हिंदी के प्रयोग होने वाले शब्द, देशज किसी क्षेत्रीय बोली के प्रयोग में होने वाले शब्द। उसके बाद आपका विदेशज, क्योंकि हमारी हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें हमने हर एक भाषा को जगह दी है, हर एक भाषा के शब्दों को जगह दी है। संस्कृत के शब्द भी देखने को मिलेंगे, हिंदी के शब्द देखने को भी मिलेंगे,
आपको अंग्रेजी के भी देखने को मिलेंगे, अरबी भी देखने को मिलेंगे, फारसी भी देखने को मिलेंगे, इसके बाद पश्तो भी देखने को मिलेंगे, पुर्तगाली भी देखने को मिलेंगे, चीनी शब्द भी देखने को मिलेंगे। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हम हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। कल मैं अदालत जाने वाला हूं। अदालत, क्या अदालत जो है वो हिंदी शब्द है? तो जब आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे और उसे खोजने का प्रयास करेंगे तो ये आपको अरबी शब्द मिलेगा। मैं रिक्शे से जो है वो कोचिंग जाऊंगा, तो रिक्शा एक जो है वो जापानी शब्द है, ठीक है, और कोचिंग एक अंग्रेजी शब्द है। हमारी हिंदी भाषा सभी भाषाओं के शब्दों को एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है, उसे सभी शब्द स्वीकार्य होते हैं, ठीक है। ये पहले नहीं होता था, लेकिन आधुनिक काल के समय, मॉडर्न हिंदी एरा के समय में इनको जो है वो स्वीकार कर लिया गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इस तरीके से जो है वो हम चीज़ों को क्लियर करते हुए, उनको समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बेहतर करते हुए हम उन्हें आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर मैंने बात की कि हर एक भाषा को हमने हिंदी भाषा में रखा है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार होते हैं। उसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर देखेंगे तो हम पहला रूढ़ शब्द देखेंगे, दूसरा यौगिक शब्द देखेंगे, और तीसरा जो आपको देखने को मिलता है वो योग रूढ़ शब्द देखने को मिलता है। आप कहेंगे सर ये बातें क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें भाषा के संबंध में वो कुछ आधारभूत संरचना हमारे दिमाग में बन जाए कि हम किन बातों के संबंध में बातों को समझने वाले हैं, चीजों को समझने वाले हैं, बेहतर करने वाले हैं। जब तक आपकी आधारभूत संरचनाएं नहीं बनेगी, जिस तरीके से यदि आप घर बना रहे होते हैं, उसकी आप यदि नींव अच्छी नहीं करेंगे तो एक भूकंप के झटके में सब कुछ खत्म हो जाएगा। पहली बार या तो दूसरा घर ही बना रहे होंगे और टूट जाएगा। तो इसमें 2 बातें हो जाती हैं कि यदि मैंने आज आपको बातें बता दी हैं, पढ़ा दी हैं, तो आपको उसके ऊपर बातों की लेयर बनाने के लिए नींव को अच्छी से तैयार करनी पड़ेगी। परत बनाने के लिए उन बातों को क्लियर करना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह हो जाती है कि यहां पर आपको लंबे समय तक बातों को समझना है, ठीक है, तो आपको जो है वो बातों को, उसकी आधारभूत बातों को जानना आवश्यक होता है। बाद में आते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम समानार्थी शब्दों को देखते हैं, एकार्थी शब्दों को देखते हैं, विपरीतार्थी शब्दों को देखते हैं। इस तरीके से शब्दों को हम देखते हैं, समानार्थी, एकार्थी, विपरीतार्थी, ठीक है। तो यहां पर जो हमें देखने को मिल रहा है वो विलोम शब्द है। विलोम शब्द मतलब विपरीतार्थी शब्द। अब विलोम शब्द जो होते हैं वो भी अलग अलग तरीके से परिवर्तित किए जाते हैं, उल्टे अर्थों में हम शब्दों को देते हैं। कभी कभी हम उसमें उपसर्ग लगा के कर देते हैं, कभी कभी हम शब्द को बिल्कुल बदल देते हैं, कभी कभी हम उसका जो है वो उसमें प्रत्यय लगाकर उसको बदल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इसके कह सकते हैं सैद्धांतिक नियम क्या क्या है, उनको हम आगामी जो है वो कक्षाओं में पढ़ने वाले हैं। तो उनको और ज़्यादा जो है वो डिटेल में विस्तृत कर हम उन बातों को जानेंगे, ठीक है। जैसे ऋण, आद्र, अपव्यय, ठीक है, आवरण, इहलोक, उत्कर्ष, दानव, संधि, आज्ञा, इनकार, ये जो आपको शब्द दिए गए हैं, इनके विलोम या इनके विपरीतार्थी या इनके एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, उनको जानें। अब आपका एक प्रश्न और आएगा, क्या सर हमें कोई यहां पर याद करना होगा, हमें शब्दकोश को रटना होगा? तो रटने की आवश्यकता नहीं है, बस हम ये कर सकते हैं कि रोज 2-2, 4-4, 5-5 हम रोज पढ़ते जाएं, तो हमारा जो वोकैब है वो तैयार हो जाएगा। आप सोचें कि एक दिन में हम 1000-2000 शब्दों को याद कर लेंगे, तो वो कह सकते हैं कि पॉसिबल या संभव नहीं हो पाता। लेकिन जब आप रोज 5-5, 6-6 याद करने लगते हैं तो आपको पता भी नहीं होगा कि आप 1 महीने में कितने याद कर लेंगे, 2 महीने में कितने हो जाएंगे, और 3 महीने में तो और ज़्यादा पूरा घड़ा भर जाएगा। कहते हैं ना, बूंद बूंद से जो है वो घड़ा भरता है। इसी तरीके से यदि हम रोज 4-4, 5-5 याद भी करेंगे तो हमारा वोकैब या हमारा शब्दकोश एंटोनिम्स का तैयार हो जाएगा। दूसरा, इनको पढ़ने की ट्रिक, मैं ट्रिक पर कभी भी आपको ध्यान आकर्षित नहीं करता, मैं हमेशा उन बिंदुओं पर बात करता हूं जो आपको याद कराने में सहायता दे। देखो, ट्रिक एक अलग बात होती है, ठीक है,
लेकिन वहां पर जो सहायता देने वाले बिंदु हैं वो एक अलग बात होती है। तो मैं आपको विलोम शब्द में बताऊंगा कि आप कितने अलग अलग आधारों पर उन बातों को समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध कीजिए। शुद्ध करना अर्थात हम उनकी वर्तनी की बात कर रहे हैं। इंग्लिश में बात करूं तो हम स्पेलिंग मिस्टेक की बात कर रहे हैं। जैसे हम कभी भी कोई भी बात लिखते हैं, और जब से तो व्हाट्सएप या दूसरी चीजें आई हैं तब से हमारे जो संदेश हैं वो होने लग गए हैं संक्षेप में, और संक्षेप में हम प्लीज को भी PLZ लिखकर हम भेज देते हैं। और होता क्या है कि हमारे, या फिर हम जो है वो कम को CME लिखकर हम लिख देते हैं। और होता है क्या है कि हमें जहां पर उसका प्रयोग करना होता है, जहां पर उसको जो है वो रखना होता है, एग्जैक्टली जहां पर रखना होता है वहां पर हम PLZ लिखकर दे देते हैं। क्योंकि यदि हम अपने मित्र से बात कर रहे हैं तब तो आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब आप औपचारिक होकर किसी को यह संदेश भेज रहे हैं, किसी को आप मेल कर रहे हैं, ठीक है, और तब आप जो है वो इस तरीके से आप कुछ लिखेंगे, आप PLZ लिखकर भेजेंगे, तो वहां तो वो गलत है। ठीक है, तो वर्तनी इंग्लिश में जैसी है, अंग्रेजी में जैसी है, वैसे ही हिंदी में है। समय के चलते चलते, समय के कालांतर में जब हम प्रयोग करते हुए, जब हम हिंदी का प्रयोग करने लगे हैं, वहां पर हमारी बहुत सारी अशुद्धियां हमारी वर्तनी में हो गई हैं। और जब वर्तनी में अशुद्धियां हो गई हैं तो हुआ क्या कि हम गलत लिखना शुरू कर दें, और औपचारिक रूप में, फॉर्मल रूप में भी हम बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं बल्कि, ठीक है, तो बल्कि मतलब किंतु। अब बल्कि ऐसे थोड़ी लिखा जाता है। जैसे पत्नी, पत्नी में बड़ी ई लगती है तो हम इसको गलत लिखने लगे। नारायण बड़ा ना लगता है, ठीक है, प्रामाणिक बड़ा प्रा लगता है। तो हम जल्दबाजी में या अज्ञानवश उनका प्रयोग गलत करने लग गए हैं। इसलिए तो आप खुद अपने आप में जो है वो सोचिएगा कि क्या हम शब्दों का प्रयोग सही कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको वर्तनी को पढ़ना पड़ेगा, वर्तनी को जानना पड़ेगा। इसके भी उसी प्रकार से वैसे शब्द देखने को मिलेंगे जो कि आपको शब्दकोश के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वैज्ञानिक लिखा हुआ है, वैज्ञानिक होता है। साम्राज्य मतलब बड़ा आ लगना चाहिए, प्रामाणिक बड़ा आ लगना चाहिए। धोखा, धोखा नहीं धोखा, तो वर्तनी के हिसाब से होता है। कृतज्ञ, कृतज्ञ लिखा हुआ है, धा है, तो यहां पर क्री लगेगा और यहां पर घा लगेगा। ठीक है, आकाश, आकाश बड़ा आ लगेगा। यहां पर गलतियां आपको देखने को मिल गई। ठीक है, इसके बाद हमारा जो 7वां प्रश्न होगा वो होगा निम्नलिखित कहावतों, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहां पर आया है मुहावरे और आए हैं कहावत। कहावत और मुहावरों में फर्क होता है, अंतर होता है। मुहावरे जो होते हैं वो एक वाक्यांश होते हैं, और कहावत या लोकोक्ति जो होती हैं वो वाक्यांश ना होकर एक पूरे के पूरे पद होते हैं। इन दोनों में क्या अंतर होते हैं उनको भी जानेंगे। वैसे अंतर से प्रश्न नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर से मैंने कहा कि हमारी आधारभूत, हमारे ज्ञान की संरचना को बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा हम उनके बारे में जान लें, तो हमें समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे ख्याली पुलाव बनाना, बनाना अर्थात यहाँ पर क्रिया हो रही है, और जब क्रिया होने की बात होगी तो वहां पर वो मुहावरा होगा। गुदड़ी का लाल, यहां पर क्रिया नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहां पर आपका वो कहावत में आ जाएगा। तो इस तरीके से 2 दिन का मेहमान, पत्थर की लकीर, तलबे चाटना, तो ये एक प्रकार के मुहावरे हैं। क्या मुहावरे का जो अर्थ निकल रहा है वो प्रत्यक्ष अर्थ होता है? नहीं। जैसे आपने कहा कि मैं किसी के तलबे चाट रहा हूं, तो मैं उसके तलबे उठाकर अपनी जीभ से नहीं चाटूंगा, इसका मतलब ये नहीं है, बस मैं उसकी चाटुकारिता कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो शब्द होते हैं इनका जो अर्थ होता है वो प्रत्यक्ष रूप में ना होकर वो अप्रत्यक्ष रूप में होता है। बस हम उसे उससे जोड़कर बताते हैं और वही किसी वाक्य की सुंदरता बढ़ाता है। जैसे अलंकार के बारे में यदि हम जाने तो अलंकार क्या करते हैं? अलंकार काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं, और वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए आपकी मुहावरे या लोकोक्ति होती हैं या कहावतें होती हैं। ये किसी भी वाक्य की सुंदरता बढ़ाने का या किसी भी पैरा की या फिर गद्यांश की सुंदरता बढ़ाने के लिए काम में आते हैं।
तो ये इस प्रकार से हम जो है मुहावरे लोकोक्ति को भी पढ़ेंगे, ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर से वापस बात वही कहूंगा, रोज 2-2 4-4 याद करोगे, जोड़कर याद करोगे तो आपको अच्छी तरीके से याद होगा और यहाँ पर जो है वो आप उन चीज़ों को या उन बातों को ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रख सकते हो। देखिए, मेरा उद्देश्य या चेतन भारत लर्निंग का जो उद्देश्य है वो आपको अच्छे अंक जो है वो दिलवाना है, अच्छे अंकों से जो है वो उत्तीर्ण करवाना है इस पेपर में, इस प्रश्न पत्र में और बाकी के जो है वो अपने मेंस में। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम अपनी एक सही प्लानिंग कर कर, एक सही रणनीति बनाकर, एक सही स्ट्रेटेजी बनाकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हम एक बेहतर जो है वो हम अंक अर्जित कर सकते हैं, उन अंकों को जो है वो हम अर्न कर सकते हैं। तो बस एक बात मैं फिर से आपसे कहूंगा कि आप जो है वो बेहतर रणनीति का प्रयोग करें, रोज थोड़ा थोड़ा सा करके हम याद करें, तो उससे क्या होगा कि हमें जो बातें हैं वो ज़्यादा लंबे टाइम तक याद होगी, शब्दकोश हमारे दिमाग में फिट रहेगा, बैठा रहेगा और हम उन्हें जो है वो अपने जिस दिन हमारा जो है वो पेपर होगा, हमारा जो है वो एग्जाम होगा, परीक्षा होगी, उस युद्ध में हम एक बेहतर जो है वो अंक अर्जित करने के लिए बैठे होंगे और पेन जो है वो बिना रुके चला रहे होंगे। तो बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा मुहावरे और लोकोक्ति होती है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों में दिए हुए शब्दों का अपने बनाए वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि दोनों का पारस्परिक अंतर यथासंभव स्पष्ट हो। अब होता क्या है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अपने अर्थ अलग अलग होते हैं लेकिन दिखते एक जैसे हैं, ठीक है, जिन्हें कहा जाता है समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द अर्थात ऐसे शब्द जिनका जो हमें बोलने में तो एक जैसे सुनाई दे रहे, जैसे मैंने कहा अंक और फिर मैंने कहा अंग, का और गा का अर्थ अंतर है लेकिन सुनाई हमें एक जैसा दे रहा है, अंक और अंग, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। जब दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे वो समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहलाएंगे। समुच्चारित मतलब जिनका साउंड एक जैसा हो, भिन्नार्थक मतलब उनमें जो अंतर है या जो उनका अर्थ है उनमें अंतर हो, उनमें डिफरेंसेस हो, तो वहां पर वो समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहलाएंगे। तो यहां पर हम देख सकते हैं, तो अवधि, अवधि, इनमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। एक अवधि वो है जो एक आपकी बोली है, पहले भाषा हुआ करती थी, अब बोली हो गई। भाषा और बोली में अंतर हमें पता है। भाषा जो एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है और जिसका साहित्य बहुत विस्तृत होता है, और बोली वो होती है जो एक किसी संकीर्ण क्षेत्र में बोली जाती है और जिसका जो है वो साहित्य धीरे धीरे उस क्षेत्र में ही विस्तृत होता है, वहीं वहीं घूमता रहता है। तो अवधि जो है वो एक भाषा है। और एक अवधि होता है कि जहां पर हमें समय दिया जाता है, तुम्हें इतनी अवधि का समय या इतनी अवधि दी गई है, तो समय काल हो सकता है, ठीक है। कुल और कुल की बात करें, ठीक है, मूल्य और मूल की बात करें, साल और साल की बात करें, पानी और पानी की बात करें, ठीक है। जैसे हरियाणा में हम कभी कभी पानी को पानी कह देते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह पर राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पानी बोला जाता है। तो यहां पर पानी पानी वाला नहीं है, वाटर वाला नहीं है। पानी का मतलब होता है हाथ, ठीक है। जैसे हम कहते हैं शूल पाणी, मतलब जिनके हाथों में शूल है, त्रिशूल है, तो भगवान शिव। चक्र पाणी मतलब जिनके हाथों में चक्र है, चक्र पाणी। वीणा पाणी मतलब जिनके हाथों में वीणा है, वो वीणा पाणी मतलब शारदा मां। तो यहां पर पानी ये हो गया, पानी का मतलब जल। सुनने में हमें एक जैसे सुनाई दे रहे हैं, समुच्चारित हैं, लेकिन भिन्नार्थक शब्द हैं। तो हमें क्या कहा गया है कि हमें वाक्यों का प्रयोग करते हुए हमें इनके बीच में जो है वो अंतर स्पष्ट करना है। तो हम किस तरीके से हम इसका उत्तर जो है वो बनाएंगे, उत्तर का प्रारूप क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, इसको हम जो है वो इसके अंतर्गत समझ लेंगे। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कहता है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। इसका मतलब होता है वाक्यांशों के लिए हमें एक शब्द दिया जाए। अब वाक्यांश क्या होता है? वाक्यांश का मतलब होता है कि ऐसे शब्द का एक युग्म, एक शब्द का एक ऐसी पूरी की पूरी लाइन
जिसका हम एक शब्द में ही जो है वो आंसर लिख सकते हैं, एक शब्द में ही हम उसे बता सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसे भुलाया ना जा सके, रास्ता दिखाने वाला, दोपहर के बाद का समय, या नीचे लिखी हुई। ठीक है, तो हम इसको दे सकते हैं। तो जैसे नीचे लिखी हुई या फिर दूसरे शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो इनके लिए एक शब्द होता है। तो इनके बारे में हम बात करने वाले हैं, इन्हें हम अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे कि कहां पर किन शब्दों का प्रयोग या वाक्यांशों के लिए किन शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहां पर हम इसे जान लेंगे। ठीक है, समझ लेंगे। ये आसान ही है, चीजों को समझते हुए, लाइनों से हम रिलेट करते हुए, संबंधित करते हुए हम बातों को आगे समझ लेंगे। इसके बाद जो दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करना, इसका मतलब है ये जो हमारा प्रश्न पूछा गया है ये संधि से पूछा गया है, व्याकरण का ही एक हिस्सा है। और जब व्याकरण के हिस्से की बात करते हैं तो उसमें हम समास को देखते हैं, संधि को देखते हैं, उपसर्ग को देखते हैं, प्रत्यय को देखते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सबको देखते हैं। लेकिन मैंने कहा हिस्सा है, अंग है, मतलब हम यहाँ पर संधि को जानने वाले हैं, संधि को समझने वाले हैं। और संधि को किस तरीके से समझेंगे, उसके नियम क्या होंगे, उसके रूल क्या होंगे, उसके प्रकार कितने होंगे, हम आने वाले जो है वो सत्र में हम उसको समझते हुए चलेंगे। 1 से 2 घंटे या हमारे 1 से 2 लेक्चर जो है वो पूरी तरीके से इसको ही समर्पित है। हम इसी के दोनों ही क्लास में हम जो है अच्छी तरीके से जानेंगे कौन कौन से नियम हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, यहां पर जानेंगे। जैसे सूर्योष्मा लिखा हुआ है, आप देखकर इसे समझ सकते हैं। सूर्योष्मा, सूर्य प्लस ऊष्मा या सूर्य धन ऊष्मा, तो सूर्योष्मा हो गया। इसमें कौन सी संधि हो गई? अब देखो उन्होंने संधि पूछा है क्या? नहीं पूछा है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस उनका संधि विच्छेद जानना है। गंगोत्सव, गंगा धन उत्सव, पुरुषोत्तम, पुरुष धन उत्तम, सप्त ऋषि, तो सप्त प्लस ऋषि, महोदय, महा प्लस उदय। कैसे होता है सब बताऊंगा, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, मैं आपको जो है वो बता भी दूंगा कि किस तरीके से जो है वो व्यवहारिक चीजें होती हैं, जानी जाती हैं संधि के संबंध में, उनको भी मैं आपको बता दूंगा। कुछ नियम होते हैं, ठीक है, उनको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। संधि को मैंने बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है हमारे जो आने वाले सत्र हैं उनमें, तो आपको बहुत सरलता से वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, और शायद हमारा लास्ट जो प्रश्न है, और वो है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर हिंदी में निबंध लिखिए। मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि निबंध लिखना भी एक प्रकार की जो है वो कला होती है, आर्ट होती है, जिस तरीके से आप संक्षेपण करते हैं या पल्लवन करते हैं। जब आप लेखन कला में जो है वो आप बात कर रहे होते हैं तो आपको हर एक आयाम को जो है वो अपने दिमाग में, अपने मन मस्तिष्क में जो है वो जमाना होता है। उसकी प्रस्तावना, या जिसे हम अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन कहते हैं या फिर भूमिका कहा जाता है, उसे तैयार करना होता है। इसके बाद हमें मुख्य विषय वस्तु, जिसे हम इंग्लिश में मेन बॉडी कहते हैं, उसे तैयार करना होता है। और अंत में हमें बात करना होता है उसके निष्कर्ष की, उसके उपसंहार की, या जिसे इंग्लिश में हम कंक्लूजन कहते हैं। अवधारणा की जब हम बात करते हैं तो निबंध है क्या? निबंध एक प्रकार का एक ऐसा लेख है जो हर एक आयाम को जो है वो खींचकर खुद में समाहित कर लेता है। यदि मैं खुद स्वयं की बात करूं या किसी भी मनुष्य की बात करूं तो 2 हाथ, 2 आंख, नाक, मुंह, बाल, चेहरा, पैर, घुटने, यहां पर जो है वो टोज देखने को, कंधे की बात करें, चेस्ट की बात करें, पेट की बात करें, तो ये पूरे शरीर के जो है वो अंग देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब हम बात करते हैं निबंध की, तो निबंध के भी अपने अपने एक आयाम होते हैं, अपने अपने जो है वो डायमेंशन होते हैं, जिनके अंतर्गत हम सभी बातों को जो है वो जानते हैं। एक उदाहरण के जो है वो तौर पर आपको बताता हूं। जैसे मैं बात करूं, अभी हमें अफगानिस्तान में जो है वो तालिबानियों का राज्य देखने को मिल गया। उन्होंने जो है वो 2.0 से अपना जो है वो स्वरूप दिखा दिया, क्योंकि 1.0 पहले हो गया था, तो 2.0 जो है वो हमने इसे कहने लग गए।
इसके जब आप आयामों की बात करें, सबसे पहले तो भूमिका ये है क्या, ठीक है। इसमें एक्चुअली हम WH मल्टीप्लाई 6 से काम करते हैं। मतलब क मल्टीप्लाई अर्थात गुणन और उसके बाद 6, मतलब कौन कौन से जो है, कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन, इन सब को जो है इसके अंतर्गत जो है पूरा का पूरा निबंध जो है वो घिरा हुआ होता है। मैं अपने बात पर वापस आता हूं। जैसे मैं बात कर रहा था तालिबानियों का जो है वो राज, तो हम इसमें कई आयामों को देख सकते हैं। क्या राजनीतिक आयाम को देख सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल। यहां पर राजनीतिक और प्रशासनिक का जो क्षेत्र है या जो आयाम है वो प्रभावित हुआ है तो वो उससे जुड़ेगा। क्या हम ज्योग्राफिकल या फिर भौगोलिक आयाम को देख सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं। उसका भौगोलिक आयाम देखना होगा, कहां पर है, कैसे है, क्योंकि भौगोलिक आयाम की बात करेंगे तभी तो आर्थिक आयाम आएगा। हमारा किस तरीके से आयात निर्यात हो रहा है या किसी दूसरे देश से किस तरीके से आयात निर्यात हो रहा है। यदि मैं बात करूं ऐतिहासिक परिदृश्य की या ऐतिहासिक आयाम की, तो बिल्कुल जानना पड़ेगा, क्योंकि हम इसे 2.0 कह रहे हैं तो 1.0 पहले हो चुका है। तो क्या इसका ऐतिहासिक रहा है, उसमें जो है वो फिर अमेरिका का किस प्रकार का हस्तक्षेप हुआ था, अभी क्यों जो है वो छोड़ के गया है, क्या स्थिति बनी हुई है, सब ऐतिहासिक परिदृश्य से जो है वो जाना जा सकता है। आज की मेरी स्थिति आप मेरे भूतकाल से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आज जो आपके सामने मयंक शर्मा खड़ा है या कोई भी व्यक्ति खड़ा है, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं भूतकाल में या तो प्रिपेयर हो रहा होगा, तैयार हो रहा होगा, या तो अपने समय को खराब कर रहा होगा। कहते हैं कि जो वर्तमान में जो आपका परिदृश्य होता है, वर्तमान में जो आपकी स्थिति होती है, वो भूतकाल के कर्मों पर आधारित होती है। यदि आप भूतकाल में यदि आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो आपका वर्तमान अच्छा होगा, और आप जब वर्तमान में बहुत अच्छा करेंगे तो आपका भविष्य काल जो है वो निखरेगा। आज आप यदि अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, आप बहुत बेहतर तरीके से जो है वो तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तो भविष्य काल में आपको जो है वो निस्संदेह सफलता प्राप्त होगी। लेकिन यदि आप जो है वो अभी तैयारी नहीं करेंगे, ठीक है, आप जो है वो कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को निकम्मापन करेंगे, या मैं मेरी बात करूं, यदि आज मैं नहीं पढ़ूंगा तो आपको मैं किस तरीके से जो है वो कंटेंट दे पाऊंगा, उस पर जो है वो हम काम कर पाएंगे। तो हमारा वर्तमान जो है वो भविष्य को बनाता है, और भूतकाल में हमने जो किया है आज वो वर्तमान में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम आयामों की बात करें तो ये हमारा ये जो है वो, इसके बाद कुछ कह सकते हैं तकनीकी कुछ विषय आते हैं, जैसे शायद दिया होगा साइबर अपराध। साइबर अपराध की बात हम करें तो ये एक प्रकार का टेक्निकल टर्म्स है, तकनीकी एक शब्द है कि वैज्ञानिकता और तकनीकी आयाम भी होते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। कुछ साइकोलॉजिकल डायमेंशन होते हैं, अर्थात कुछ मनोवैज्ञानिक जो है वो आपके कह सकते हैं कि आयाम होते हैं। यदि हम बात करें तो हमारा जो काम हो रहा है, जो वर्क हो रहा है, वो हमारे मन मस्तिष्क की सोच के कारण हो रहा है, जिस तरीके से हम सोचते हैं। तो मनोवैज्ञानिकता भी एक मुख्य रूप से जो है वो देखने को मिलती है। यदि मैं तालिबानियों की मनोवैज्ञानिकता की बात करूं, आज आप ही चीज़ों को समझ सकते हैं कि यदि तालिबान जो कह रहे हैं या भारत से बातचीत हुई या प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात की और इस बात को उन्होंने हमारे सामने रखा कि आपको जो है वो डरने की आवश्यकता नहीं है, हम जो है वो शांतिपूर्ण अपना जो है वो शासन करेंगे। लेकिन आप ही बात को समझिए कि जिस ग्रुप या जिस संगठन की जो संरचना है वो किस उद्देश्य से हुई थी, उसका मूल क्या है, क्योंकि जैसे जड़ होगी वैसे ही तो जो है वो आपके फल देखने को मिलेंगे, ठीक है, वैसे ही तो पत्तियां होंगी, वैसे ही तो तना होगा। आप यदि नीम का जो है वो बीज आप उगाएंगे, जड़ नीम की होगी, तो आप मुझे बता सकते हैं कि वहां पर आम निकल आएंगे क्या? नहीं निकल कर आएंगे। तो ये उनकी मनोवैज्ञानिकता पर भी बात आती है। मैं बात करूं किसी पर भी, जैसे मैं उठाऊं प्राकृतिक आपदा, सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका, इसको चलिए हम छोड़ देते हैं। हम बात करते हैं स्त्री सशक्तिकरण, भारतीय विधि की भूमिका, या राजनीति बनाम भ्रष्टाचार की बात करें तो जब हम बात करते हैं शासन, प्रशासन, स्वयं, परिवार या किसी भी प्रकार के जो है वो सामाजिक संगठन की, तो उसकी मनोवैज्ञानिकता क्या है, उसकी सोच क्या है, इस पर भी आधारित हम बातों को हम रख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका दार्शनिकता।
दार्शनिकता का मतलब होता है जब किसी एक व्यक्ति के द्वारा एक सिद्धांत पर अपना पूरा का पूरा जो है जीवन झोंक दिया जाए, या उसने उस सिद्धांत के बारे में बहुत कुछ जाना हो। तो जब उसने इतना उस पर रिसर्च किया है, जब उसने उतना अच्छी तरीके से बेहतर उसे जाना है, तो वो उस बात को बेहतर तरीके से हमारे सामने रख सकता है। ठीक है, किसी व्यक्ति के द्वारा एक विषय पर पीएचडी की गई, उस पर शोध किया गया, तो शोध किए जाने से क्या होगा, उसने बहुत अच्छे से जाना है, उस पर रिसर्च किया है, उस पर शोध किया है, तो वो हमें उस बातों को अच्छी तरीके से बता सकता है। मैं कहूँ कि मैंने जो है वो हिंदी में शोध की है, तो मैं हिंदी को आपको बेहतर तरीके से बता सकता हूँ। तो दार्शनिकता भी एक प्रकार से ऐसे सिद्धांतों की बात की जाती है जहां पर आप जो है वो उस बात से संबंधित बातों को, सिद्धांत को सामने रख सकते हो। तो दार्शनिकता, ऐसे कई सारे आयाम होते हैं, उन आयामों की बात हम जो है वो आगे की क्लास में करेंगे। अब यहाँ पर राजनीति बनाम भ्रष्टाचार, इसके सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखनी पड़ेगी, मुख्य विषय वस्तु लिखने पड़ेंगे कि क्या क्या इसमें जो है वो बातें हैं, क्या क्या इसका इतिहास रहा है, क्या क्या इसका जो है वो राजनीतिक जो है वो आयाम है, सब की बात यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी। कि मनोवैज्ञानिकता बतानी पड़ेगी कि भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति की मनोवैज्ञानिकता क्या होती है, उसको आपको जो है वो स्पष्ट करना होगा। ठीक है, और उसके बाद आपको अंत में समाधान बताते हुए, क्योंकि यदि हम बात करें कि जो हमारा कंक्लूजन होता है, जो हमारा निष्कर्ष होता है, वो कहीं पर समाधानों पर आधारित होता है, कहीं पर चेतावनी पर आधारित होता है, कहीं पर सार पर आधारित होता है, कहीं पर संघर्ष पर आधारित होता है, तो अलग अलग आधारों पर होता है। इसकी हम विस्तृत जो है वो व्याख्या विस्तृत क्लास में हम जानेंगे। ठीक है, तो साइबर अपराध जैसे आपको देखने को मिला। ठीक है, तो यदि हम मोटे मोटे तौर पर यदि हम बात करें, तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले अनुवाद की, हम ट्रांसलेशन को जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है वो सेकंड है आपका, या जो द्वितीय है वो है आपका लेटर का प्रारूप, फॉर्मेटिंग कैसे होगी उसको हम जानेंगे। तीसरा जो है वो है संक्षेपण, कि हम एक गद्यांश का संक्षेपण कैसे करेंगे उसको देखेंगे। ठीक है, ये आपके 10 से 15 नंबर के हैं। जैसे यदि मैं इसकी बात करूं तो ये 10 नंबर का है, यहां पर अंकों को अर्जित करना पड़ेगा। यदि मैं आपको 100 अंक की बात कर रहा हूं, 100 नंबर की बात कर रहा हूं, तो कम से कम आपको 80 नंबर तक तो जाना ही चाहिए, अंकों तक जाना ही चाहिए, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ हमने जो है वो पढ़ाई की है। क्योंकि यदि हम बात करें तो बहुत छोटी छोटी से ऐसी चीजें हैं जो कि सभी को ही पता है, उसमें 30-40 अंकों को पा पाना, 45 अंकों को पा पाना बहुत आसानी से आप जान लोगे, क्योंकि एक एक कुछ भी लिखेंगे तो आपको 1-2 नंबर वहां पर मिल जाएंगे। लेकिन हमें बेहतर लेखन कला को जो है वो अच्छी तरीके से करते हुए बातों को स्पष्ट तरीके से लिखना है, उनकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, प्रारूप कैसे बनाना है, कितने शब्दों में उसको जो है वो बताना है, सारी बातों को जो है वो जानेंगे। और एक बहुत अच्छी बात है कि कम जो है वो सत्र में, आप कम कक्षाओं में अच्छे से अच्छा कंटेंट यदि आप पाते हैं तो आप अपना समय भी बचाएंगे, आप जो है वो उन बातों को अच्छी तरीके से समझ भी लेंगे। और तीसरी बात होगी, आप उनके प्रस्तुतिकरण का, आप उनको प्रेजेंटेशन जो है वो आपका बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो। इसके बाद हिंदी में व्याख्या, गद्यांश की व्याख्या, फिर आपको पद्यांश की व्याख्या देखने को मिलेगी। ठीक है, ये भी हमें प्रश्न नंबर 5 में देखेंगे। विलोम शब्द, विपरीतार्थ शब्द देखने को मिलेंगे। इसके बाद वर्तनी शुद्धि की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, रणनीति कैसे बनानी है, उसके बारे में भी बात में हम करेंगे। ठीक है, आज हमारा जो लेक्चर था, आज हमारा सत्र था, प्रारंभिक सत्र था। आपने जो है वो मुझे देख लिया है, मुझे जो है वो जान लिया है, समझ लिया है। ठीक है, आज हमने जो है वो पाठ्यक्रम को भी समझ लिया है, देख लिया है कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या क्या छोड़ना है। क्योंकि हिंदी व्याकरण की बात करें तो हिंदी व्याकरण में बहुत सारे जो है वो शीर्षक हैं। क्या हम हर एक अध्याय को, हर एक शीर्षक को पढ़ते हुए चलेंगे? तो नहीं, हमें जो है वो मथना है और मक्खन को निकालना है, बटर को निकालना है, बाकी की चीज को छोड़ देना है। क्योंकि जो हमारे काम का है, जो आपके परीक्षा में आने वाला है, उसको हमें पढ़ना है, उसको बेहतर करना है। एक बहुत अच्छी बात किसी व्यक्ति ने कही है
ठीक है, कि जब आप अलग अलग 100 मूव पर यदि आप एक एक बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपके 100 जो मूव होते हैं, जो आपके लड़ने के तरीके होते हैं, वो बेहतर नहीं होते। लेकिन जब आप किसी एक मूव को 100 बार कर लेते हैं, 200 बार कर लेते हैं, 1000 बार कर लेते हैं, तो उस मूव के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। तो यहां पर आपको वही समझना है कि हमें दिया गया है और जो आने वाला है उसको बेहतर कैसे करें, ना कि उस पर ध्यान देना है कि जो नहीं आने वाला है उसको भी हम पढ़ते हुए आगे बढ़ें। क्योंकि पाठ्यक्रम जो है वो आपकी परीक्षा का दर्पण होता है। जब यदि आप उसमें जो है वो अपने उस दृश्य को देख लेंगे, समझ लेंगे, तो रणनीति बनाने में आसानी होगी। आप अपना रास्ता जो है वो बना सकते हैं, तय कर सकते हैं और अंततः आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं, आप अपने उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। तो आप उन बातों को याद रखिएगा। इसके बाद आपको मुहावरों और कहावतों की बात करनी है, ठीक है। इसके बाद जो है वो प्रश्न नंबर 8 में आपको जो है वो शब्दों, जो समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द हैं, उनके बारे में बात करनी है, उनके वाक्यों में प्रयोग करना है। निम्नलिखित वाक्यांशों का एक शब्द यहाँ पर प्रस्तुत करना है। संधि आपको करवानी है, संधि में आपको अच्छे से करवाऊंगा, आपको आनंद आ जाएगा, मजा आएगा। मजा लेते हुए हमें पढ़ना है कि बात हमारे दिमाग में अच्छे से जो है वो जमती जाए और हम उन पर काम करते जाएं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर हिंदी में निबंध लिखना है। लास्ट में, अंत में हम निबंध की बात करेंगे, निबंध की हर एक चीज को समझेंगे, उसके जो है वो अवधारणा को समझते हुए, प्रारूप को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आज जो है वो बातों को हमने जान लिया, समझ लिया, कौन कौन से हमने जो है वो पाठ्यक्रम के आधार पर किन किन बातों को समझने वाले हैं, उनके बारे में हमने बात कर ली है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम अगले जो है वो लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे एक शीर्षक के साथ, जिसके बारे में हम बहुत गहन अध्ययन करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से आपको बातों को समझना है और उनको जो है वो आगे लेकर हमें अपनी परीक्षाओं में उसके हिसाब से जो है वो आपको लिखना है। चलिए, मिलते हैं और जुड़ते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।